प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं बीए पार्ट 3 के प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य में द्विवेदी युग की विशेषताओं पर आपके साथ विचार करना चाहती हूँ। इससे पूर्व के व्याख्यान में हम भारतेंदु युग पर विचार कर चुके हैं। द्विवेदी युग 19वीं शताब्दी का अंत होते होते हवा बदलने लगी थी। परिवर्तित जन रुचि को भक्ति और श्रृंगार का पेषण बेस्वाद प्रतीत हुआ था। समस्या पूर्तियों और नीरस तुकबंदियों से सहृदय जन ऊब गए थे। चिर व्यवृत ब्रज भाषा का आकर्षण भी निश्शेष हो चुका था। सुयोग से इसी समय जनता की रुचि और आकांक्षाओं के पारखी तथा साहित्य के दिशा निर्देशक आचार्य के रूप में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का प्रादुर्भाव हुआ। ये इस युग की एक अभूतपूर्व घटना थी। सन 1900 की सरस्वती में प्रकाशित हे कवित्त कविता में उन्होंने विषय वैविध्य के अभाव और ब्रज भाषा के चिर प्रयोग पर क्षोभ प्रकट किया और कवियों को या कवि समाज को परिवर्तित स्वरूप अपनाने के लिए अग्रसर किया। सन 1903 में वे स्वयं सरस्वती के संपादक बने और उन्हें नायिका भेद को छोड़कर, जो पिष्ट पेषित हो चुका था, नायिका भेद को छोड़कर विभिन्न विषयों पर कविता लिखने, सभी प्रकार के छंदों का व्यवहार करने, सभी काव्य रूपों को अपनाने तथा गद्य और पद्य की भाषा के एकीकरण का परामर्श दिया। गद्य और पद्य की भाषा के एकीकरण से तात्पर्य है कि इससे पहले गद्य की भाषा के लिए खड़ी बोली तथा पद्य के लिए ब्रज भाषा का व्यवहार किया जाता था। द्विवेदी जी ने इनकी एकीकरण पर बल दिया। उनकी अमोघ प्रेरणा और वात्सल्य में प्रोत्साहन से कवि समाज सामने आया और उन्हीं के आदर्शों को लेकर आगे बढ़ा। इनमें मैथिली शरण गुप्त, गोपाल सिंह शरण नेपाली, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, लोचन प्रसाद पांडे आदि उल्लेखनीय हैं। समय अनुसार चलने वाले कतिपय कवियों ने अपना रास्ता भी बदला। अयोध्या सिंह उपाध्याय, नाथुराम शर्मा शंकर, राय देवी प्रसाद पूर्ण आदि कवियों ने काव्य के चिर परिचित विषयों को छोड़कर नए विषयों पर कविता लिखने लगे। अर्थात हिंदी कविता या हिंदी काव्य अपने पुरातनता का चोला छोड़ चुका था या लगभग छोड़ने की प्रक्रिया में था। अब हम द्विवेदी युग की कतिपय विशेषताओं पर विचार करते हैं। द्विवेदी युग अपने पूर्ववर्ती युग से किस प्रकार भिन्न है या कितनी समानता रखता है और कितना वह आगे बढ़ता है, वो इन विशेषताओं से स्पष्ट हो जाएगा। राष्ट्रीयता। आप सभी जैसे विदित है कि इस समय हम पराधीन थे और राष्ट्रीयता की भावना भारतेंदु युग के कवियों में भी कम नहीं थी और ये प्रवृत्ति द्विवेदी युग के कवियों में भी सशक्त रूप से विद्यमान थी। तत्कालीन कविता का मुख्य स्वर भी राष्ट्रीयता का ही है। इस युग में प्राय सभी कवियों ने देशभक्तिपूर्ण कविताओं का प्रणयन किया। उन्होंने पराधीनता को सबसे बड़ा अभिशाप बताया और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्रांति और आत्मोत्सर्ग की प्रेरणा दी। नाथुराम शंकर ने कहा, देशभक्ति वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। वस्तुतः द्विवेदी युगीन कवियों ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति से अतीत का गौरवगान करते हुए देश की वर्तमान दशा पर बड़ा क्षोभ भी प्रकट किया और इस प्रकार की रचनाओं में गुप्त जी की भारत भारती सर्वश्रेष्ठ और सशक्त रचना है। गोपाल शरण सिंह की काव्य पंक्तियां भी द्रष्टव्य है। वह धीरता कहाँ है, गंभीरता कहाँ है, वह वीरता हमारी, वह बड़ाई क्या हो गई, कलाएं कौशल सभी हमारे, किसने शताब्दियों की छीन ली सब कमाई। अर्थात हम जो सब गौरवशाली अतीत से युक्त थे, वो सब हमारी संपन्नता कहाँ चली गई, पराधीनता ने छीन ली। और ये क्षोभ कवि की कविता में स्पष्टतः ध्वनित होता है। सामान्य
द्विवेदी युग की दूसरी विशेषता है कि इनके काव्य में सामान्य मानव की भी प्रतिष्ठा हुई है। यद्यपि इसकी शुरुआत पूर्ववर्ती युग में अर्थात भारतेंदु युग में हो चुकी थी, लेकिन इससे पहले के काव्य में ईश्वर, राजा, सामंत, योद्धा या फिर अनेकाविध नायिकाएं ही काव्य में स्थान पा सकी थी, किंतु आलस्य युग में सामान्य मानव को यह गौरव प्राप्त हुआ। मानव मात्र के सुख दुख और परिस्थितियों का वर्णन काव्य में सहज भाव से किया जाने लगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी की कविता सरगो नरक ठिकाना नहीं में कल्लू अलहेत नामक एक अज्ञे से व्यक्ति को कविता का विषय बनाया है। दीनहीन कृषक, विधवा के दुखों का भी बड़ा कारुणिक चित्रण इस युग के कवियों ने किया है। गुप्त जी की किसान, सियाराम शरण गुप्त की अनाथ और स्नेही जी की गर्भरंडा रहस्य ऐसी ही कविताएं हैं जो विधवाओं की और किसानों की दशा को खोलकर रखती हैं। नीति और आदर्श इस युग की अगली प्रवृत्ति है। द्विवेदी युगीन काव्य आदर्शवादी और नीतिपरक है। वह आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुशासित व्यक्तित्व से अनुप्राणित है। इतिहास पुराण से ग्रहित कथा प्रसंगों के आधार पर आदर्श चरित्रों पर अनेक प्रबंध काव्य लिखे गए। उन सभी में सत की असत पर विजय दिखाई गई है। स्वार्थ त्याग, कर्तव्य पालन, आत्मगौरव आदि उच्च आदर्शों की प्रेरणा दी गई है। हरियोत्कृत प्रिय प्रवास, गुप्त जी का साकेत, रंग में भंग, जयद्रथ वध, गोकुल चंद्र शर्मा का गांधी गौरव, राम नरेश त्रिपाठी का मिलन आदि ऐसी ही आदर्शवादी रचनाएं हैं। आलोच्य काल के कवियों ने प्रेम के आदर्श स्वरूप को ही ग्रहण किया है। प्रिय प्रवास, साकेत, मिलन आदि में इसका उदात्त स्वरूप देखा जा सकता है। प्रिय प्रवास की राधिका संपूर्ण विश्व में कृष्ण की ही कांति और आभा के दर्शन कर वह विश्व सेविका और विश्व प्रेमिका बन जाती है। उर्मिला अपने मन को प्रिय के कर्तव्य पथ का विघ्न बनने से रोकती है। द्विवेदी युग के कविताओं का वर्ण्य विषय भी बहुत ही विस्तृत है। जैसा कि पूर्व में ईश्वर, राजा या नायक नायिका तक ही सीमित था, उसमें आश्चर्यजनक रूप से इस युग में विस्तार हुआ है। वर्ण्य विषयों का अद्भुत विस्तार हुआ है। उसमें अपार वैविध्य और व्यापकत्व का भाव आया है। कई नूतन विषयों को काव्य का विषय बनाया गया है। आचार्य द्विवेदी ने कवि कर्तव्य नामक निबंध में स्पष्टतः लिखा, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता लिखी जा सकती है। अर्थात कविता लिखने के लिए या कविता लिखे जाने के लिए कोई निश्चित विषय नहीं है। वहाँ कवि की अपनी क्षमता और कल्पना का साम्राज्य है। परिणामतः जीवन और जगत के सभी दृश्य और पदार्थ कविता के विषय बनने लगे। अनेकों छोटे छोटे साधारण विषयों पर कविताएं लिखी जाने लगी, यथा परोपकार, मुरली, कृषक, लड़कपन, प्रणय, ईर्ष्या, निद्रा, नेकटाई, मनोव्यथा, कुलीनता। अर्थात कवि अपनी लेखनी सभी विषयों पर चलाने लगा। प्रकृति भी स्वतंत्र रूप से काव्य का विषय बनी। इससे पहले प्रकृति उद्दीपन रूप में ही काव्य में विद्यमान रही थी। मैथिली शरण गुप्त, हरिओत जी, रामचंद्र शुक्ल, राम नरेश त्रिपाठी, लोचन प्रसाद पांडे आदि के कवियों में प्रकृति के मनोहारी चित्र मिलते हैं। प्रिय प्रवास का आरंभ ही प्रकृति के चित्रण से हुआ है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमल नी कुल वल्लभ की प्रभा। द्विवेदी युग में हास्य और व्यंग की भी प्रवृत्ति प्राप्त होती है, लेकिन भारतेंदु युग जैसी जिंदा दिली, चुहलबाजी और फक्कड़पन इस युग में नहीं रह गया था। कारण द्विवेदी जी का अनुशासित्व और मर्यादित व्यक्तित्व।
इस युग में जितना कुछ लिखा गया वह द्विवेदी जी के व्यक्तित्व के प्रभाव स्वरूप अपेक्षाकृत संयत और मर्यादित है। हास्य और व्यंग्य के विषय राजनीतिक शोषण, सामाजिक कुरीतियां, धर्माडंबर, लकीर की फकीरी, विदेशी सभ्यता का अंधानुकरण, फैशन परस्ती आदि आदि। बालमुकुंद गुप्त इस युग के सबसे सशक्त व्यंग्यकार हैं। उन्होंने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन को अपने व्यंग और हास्य का प्रमुख आलंबन बनाया था। उन्होंने एक बार भारतवासियों को झूठा कहा था, तो उन्होंने करजाना नाम से भी एक कविता लिखी जिसमें उनका खूब मखौल उड़ाया गया था। इस युग में सभी काव्य रूपों का वर्णन किया गया है, अर्थात द्विवेदी युग की कविता में जो काव्य के प्रचलित रूप थे, प्रबंध, मुक्तक, प्रगीत प्रभृति सभी काव्य रूपों की रचना हुई है। तथाकथित काव्य रचना कवियों को अधिक सुगम प्रतीत हुई है। कथा आश्रित रचनाएं भी इस युग में हुई हैं। प्रिय प्रवास, साकेत, रामचरित चिंतामणि, महाकाव्यों का प्रणयन इसी युग में हुआ है। हिंदी के अनेक श्रेष्ठ खंड काव्यों की रचना भी इसी काल में की गई है, जिनमें मैथिली शरण गुप्त का रंग में भंग, जयद्रथ वध, किसान, प्रसाद जी का प्रेम प्रतीक, सियाराम शरण गुप्त का मौर्य विजय विशेष उल्लेखनीय हैं। विकट भट्ट, शकुंतला जन्म, रुक्मणी संदेश, सती सीता, वीर पंचरत्न आदि अनेक पद्य कथाओं का भी इस युग में निर्माण हुआ है। मुक्तक रचना की ओर भी इस युग के कवि प्रवृत्त हुए। रत्नाकर जी ने प्रबंध मुक्तक की शैली पर उद्धव शतक नामक ग्रंथ की रचना की। इस युग में प्रगीतों का भी निर्माण हुआ, अर्थात इस प्रकार हम देखते हैं कि इस युग में सभी प्रकार के काव्य शैलियों पर, काव्य रूपों पर रचनाएं की गई हैं। भाषा परिवर्तन द्विवेदी युग में एक ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतेंदु युग में भारतेंदु जी ने यद्यपि कई नई प्रवृत्तियों का प्रारंभ किया है, लेकिन उनके भी कविता में गद्य की भाषा और पद्य की भाषा का पार्थकीकरण रहा है। कविता के लिए उनको ब्रज भाषा ही उपयुक्त लगी थी, लेकिन द्विवेदी युग में यहाँ परिवर्तन आ जाता है। द्विवेदी युग में काव्य की मुख्य भाषा ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली हो गई थी। आज खड़ी बोली ने भाषा सौंदर्य, मार्दव, अभिव्यंजना क्षमता पर कोई संदेह नहीं रह गया था। द्विवेदी युग से पूर्व ग्रियर्सन जैसे भाषाविद, भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र आदि कवि और बाद में रत्नाकर सरीखे कवि मनीषी भी खड़ी बोली की काव्य की उपयुक्तता पर संदेह करते थे। वे इस विषय में संदेहशील थे। द्विवेदी युगीन काव्य ने इस शंका को निर्मूल कर दिया। जयद्रथ वध की प्रसिद्धि ने ब्रज भाषा के मोह का ही वध कर दिया। भारत भारती खड़ी बोली की विजय पताका सिद्ध हुई। वास्तव में द्विवेदी युगीन काव्य का विकास इस बात का इतिहास है कि खड़ी बोली अपरिपक्वता, अव्यवस्था और अमार्दव से किस भांति परिपक्व, व्यवस्था और मार्दव तक पहुंची। अर्थात खड़ी बोली अपने एक व्यवस्थित रूप में, परिमार्जित रूप में काव्य की भाषा बन चुकी थी और इसमें आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान बहुत अधिक रहा है। छंदों का वैविध्य भी इस युग में प्रभुत देखने को मिलता है। इस युग का कवि दोहा, कवित्व, सवैया के प्रयोग तक ही सीमित नहीं रहा, वरन रोला, उल्लाला, कुंडलिया, सार, सरसी, गीतिका, हरिगीतिका, ताटंग, लावनी, वीर आदि छंदों का कुशलतापूर्वक व्यवहार करता है। गुप्त जी, हरिओद और शंकर ने छंदों के प्रयोग में अद्भुत कौशल का परिचय दिया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि द्विवेदी युगीन काव्य की प्रवृत्तियों में वैविध्य है, विस्तार है और एक महत्वपूर्ण जो सबसे प्रमुख बात निकल कर आती है वो यह है कि भाषा में परिवर्तन होता है और खड़ी बोली जो इससे पूर्व के युग में कुछ लड़खड़ाती हुई सी थी, वो एकाधिकार प्राप्त कर लेती है, अपना पूर्ण साम्राज्य स्थापित कर लेती है और साधारण से अति साधारण मानव छोटी से छोटी बात भी कविता का विषय या साहित्य का विषय बन जाती है।
धन्यवाद।